गुड इवनिंग एवरीवन। अब बढ़ते हैं 11th लेक्चर पे, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स मार्केट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमी। और बढ़ने से पहले फिर से मैं यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटिकल के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो बेसिक लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स इनके कंप्लीट होने के बाद फिर एक वर्टिकल स्टार्ट करूँगा। एक शॉर्ट मॉड्यूल होगा और उस शॉर्ट मॉड्यूल के अंदर पीवाईक्यू डिस्कशंस हैं, एलिमिनेशन लॉजिक हैं, कॉमन ट्रैप्स हैं, रिवीजन लेक्चर्स हैं और स्ट्रेटजी है। ये सब उसके अंदर होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को कमेंट कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोल है, उसमें अपने व्यूज बता सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट। सो जिस तरह से एक डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है, तो उस डोमेस्टिक इकोनॉमी का एक डोमेस्टिक मार्केट होता है, तो और उस डोमेस्टिक मार्केट की एक डोमेस्टिक करेंसी होती है। फिर उसी करेंसी या उसी मनी के लिए उस उसकी एक रेट होती है, एक पॉलिसी रेट होती है। ये एक डोमेस्टिक मार्केट का एक ओवरव्यू है। सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट को भी आप इसी तरह से समझिए जैसे डोमेस्टिक मार्केट की तरह समझते हैं। लाइक डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं और सब जो है अपना प्रोड्यूस है, जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहते हैं और कंज्यूमर्स जो है वो किसी न किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को खरीदना चाहते हैं। सो ये एक तरह से बायर सेलर रिलेशनशिप जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है। बस ये है कि थोड़ी स्केल बड़ी हो जाती है। समझने के लिए जो ओवरलैपिंग आइडिया है वो बिल्कुल सिमिलर है। फिर अगर आप और अच्छे से समझना चाहें स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सचेंज रेट है उसके बारे में, तो आइडिया ये है कि जिस तरह से हमारी जो कमोडिटीज हैं, उन कमोडिटीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन फ्रेमवर्क चाहिए। लेट्स से हम यहाँ पे प्री हिस्टोरिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक सोसाइटी में जैसे ऑर्डरली सब जो है अपने अपने काम में स्पेशलाइज है। किसी के पास पॉटरी है, किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास टूल्स हैं, किसी के पास ग्रेन्स है। तो ये सबके पास कमोडिटीज हैं और सब कमोडिटीज एक्सचेंज करना चाहते हैं और कोई भी ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहता, सब एक कॉमन फ्रेमवर्क चाहते हैं। तो ये चीज शुरू हुई थी बार्टर से कि सब लोगों ने कहा है कि एक पॉटरी जो है वो इतने इतने यूनिट्स ऑफ क्लोथ होंगे, इतने यूनिट्स ऑफ टूल्स होंगे और इतने केजीज ऑफ ग्रेन होंगे, इस तरह से। लेकिन फिर ये जो चीज है जैसे जैसे क्राफ्ट स्पेशलाइज होते गए और जब और उसमें सर्विसेज आती गई, रिलीजियस सर्विसेज आ गई, फिर पॉलिटिकल सर्विसेज आ गई और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जब आगे बढ़ती गई, तो उसके बाद फिर ये जो बार्टर है ये अनसस्टेनेबल हो गया कि अब जो है, अब यूनिट्स को अपने आप में किस तरह से एक वेरीफाई करे, कैसे एक सिस्टम, पूरा एक ऑडिटिंग सिस्टम मेंटेन करे। तो इसके लिए इन सब को जो रेगुलेट करे, इन सबको जोड़ सके, वैसी एक यूनिट बनाई गई। दैट यूनिट इज ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। और उस म्यूचुअल ट्रस्ट को हम कहते हैं मनी। ये उस वक्त की कहानी है। नाउ अब उसी बार्टर सिस्टम, उसी प्री हिस्टोरिक सोसाइटी को जो मॉडर्न जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसकी तरह देखते हैं। किसी के पास ये करेंसी है, किसी के पास यूरो है, किसी के पास जो कह सकते हैं, जैसे मान लो ताइवानीज डॉलर है, फिर चाइना के पास आरएमबी है, किसी के पास येन है। तो ये डिफरेंट कमोडिटीज हैं। अब इन डिफरेंट कमोडिटीज को, इनके बीच में कि किस तरह से इनको रेगुलेट किया जाए, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही स्टैंड है या वैसी ही सिचुएशन है जैसी प्री हिस्टोरिक सोसाइटी में जो बार्टर वालों के पास थी कि एक जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी से किस तरह से रिलेट होगी, है ना। पॉटरी है वो क्लोथ से, केजीज ऑफ ग्रेन से, है ना, लीटर्स ऑफ मिल्क से किस तरह से रिलेट होगी। तो ये जो रिलेशन है इनके बीच में, जो डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसीज को, इस रिलेशन को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। और जहां पे, जिस जगह पे ये रिलेशंस, ये एक्सचेंज सेट होता है,
उसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी टोटल बात जो है इन करेंसीज के आपस में रिलेशन को लेकर है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो आपको अभी इस जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटी में बार्टर वाला बताया था कि किस तरह जब कमोडिटीज कम थी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कम थी, तो आपस में बार्टर कर पा रहे थे कि इतने यूनिट ऑफ क्लोथ विल इक्वल टू इतने लीटर ऑफ मिल्क। ये चीज, ये तो थोड़ा बहुत जो ऑडिटिंग है, लिस्टिंग है, ये पॉसिबल था। तो शुरू में जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ इस स्केल पे, एक ग्लोबल स्केल पे, तब एक फिक्स एक्सचेंज रखी गई, एक फिक्स रेट रखी गई। और अगेन ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ये किसको लेकर है? जो जितने भी करेंसीज हैं, इंटरनेशनल करेंसीज, उनके आपस में रिलेशन को लेकर। तो फिर सबने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे सबसे बेस्ट सिस्टम होगा कि एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरे कंट्री की करेंसी या फिर गोल्ड के साथ पेग किया जाए। तो यहाँ पे जो पेगिंग है, ये वही जो चीज़ है अभी आपको बताया कि किस तरह से एक यूनिट ऑफ पॉटरी इज इक्वल टू वन यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर टूल। इसको बोलते हैं पेगिंग, मीन्स स्टैंडर्डाइज करना। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर पेगिंग होती है, और पेगिंग फिक्स होती है, एक करेंसी की वैल्यू गोल्ड या किसी भी डोमिनेंट करेंसी के रेस्पेक्ट में फिक्स रहेगी। तो सबसे पहले जब ये इस स्केल पे ट्रेडिंग शुरू हुई, तब क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड आया फ्रॉम 1870s टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जैसे नाम से ही जाहिर है, गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी इस टाइम पे ज़्यादातर करेंसीज जो थी उनकी वैल्यू फिक्स थी। उनकी जो एक्सचेंज है, करेंसी का एक्सचेंज, वो फिक्स था। किसके रेस्पेक्ट में? गोल्ड के रेस्पेक्ट में। कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर कोई भी करेंसी है, लेट्स से यूरो, तो यहाँ पे यूरो की वैल्यू जो है वो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कितना गोल्ड उनके पास है, उनके हिसाब से वो फिक्स रहेगी। फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर फिर वॉर फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी, युद्ध के लिए पैसा चाहिए। और फिर जब युद्ध के लिए पैसा चाहिए तो सब ने फिर जो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसको पूरा कोलैप्स ही कर दिया। और फिर यही सिचुएशन जो है उसके बाद चलती रही। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस वक्त की जो लीडिंग कंट्रीज हैं, द एक्सिस पावर्स, फिर उन्होंने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए। ब्रेटन वुड्स एक जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पे फिर एक न्यू रेट स्टैब्लिश की गई। फिक्स थी, बट उसके अंदर एडजस्टमेंट पॉसिबल थे। ये रेट रही 1944 से लेकर 1971 तक। और इस ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर जितनी भी करेंसीज जो थी, दे वर पेग टू यूएस डॉलर। यानी उन करेंसी का एक्सचेंज, कौन सी करेंसी, किस करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है, वो डिपेंड करेगा उसके यूएस डॉलर के साथ रिलेशनशिप में। यानी इन सिंपल अगर आपको ये देखना चाहें तो उस करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट कितनी है, और फिर यहाँ पे यूएस डॉलर जो है इसको गोल्ड के अगेंस्ट पेग किया गया। सिंपली समझें तो एक्सचेंज रेट जो है वो होती है ट्रस्ट पे। जो बार्टर वाले ने आपको बताया कि जब कमोडिटीज बहुत ज़्यादा थी, तब वैल्यू जो है किसी न किसी एक कॉमन चीज़ पे रखनी ज़रूरी थी, और वो कॉमन चीज़ सिर्फ ट्रस्ट हो सकती है। अदरवाइज कोई भी कमोडिटी जो है उसकी वैल्यू परमानेंट नहीं है, या फिर किसी भी कमोडिटी को लेकर सब लोग एग्री नहीं हो सकते। सो फिर तो एक कह सकते हैं एक आउटसोर्स ट्रस्ट ही है जिसपे सब लोग एक साथ आ सकते हैं, और वो आउटसोर्स ट्रस्ट जो है, इसको हम अपनी जो करेंसी है, मनी है, वो है। तो सिमिलरली गोल्ड पे सबका ट्रस्ट था, लेकिन गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो चीज़ कोलैप्स हो गई, तो फिर यहाँ पे ये आए कि अगर सिर्फ गोल्ड के हिसाब से रखेंगे तो फिर पूरी जो दुनिया की करेंसी जो है वो गोल्ड के हिसाब से ही चलनी चाहिए। मतलब सिंपली हम यही तो कह रहे हैं कि हमारी अपनी अपनी करेंसीज हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में हमें अगर ट्रेड करना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो हम कैसे करें? तो सिंपली ये है कि आपको अपनी करेंसी जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन इंडियन करेंसी जो है वो यूएस मार्केट में चलती नहीं है,
तो भले ही बैग भर के लेके जाओ, लेकिन जो यूएस के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पैसा क्यों लेंगे? तो फिर हमें उनके बीच में भी एक कॉमन करेंसी चाहिए। वो कॉमन करेंसी यूएस डॉलर हो गई, यानी यूएस डॉलर रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। ये एक न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रस्ट है। लेकिन फिर ये है कि यूएस डॉलर को भी क्यों ट्रस्ट करें? क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो एक जो अमेरिकन जो सिटीजन है उनका प्रिरोगेटिव है, या अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर वो ज़्यादा प्रिंट करेंगे या फिर वो किसी न किसी तरह से अपनी करेंसी की वैल्यू अगर ज़्यादा रखें, तो फिर दूसरी कंट्री जो है वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगी। उनकी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो कभी सुधर नहीं पाएगी। तो फिर जिस चीज़ के लिए एक्सचेंज रेट स्टैब्लिश की, जिस चीज़ के लिए यूएस डॉलर को आगे लेके आए, उसको एक्सेप्ट किया, वो ट्रस्ट ही टूट जाएगा। तो इसलिए फिर क्या किया कि यूएस डॉलर को भी गोल्ड के अगेंस्ट पेग किया। तो एक तरह से ये गोल्ड जो है वो यूएस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए है, ताकि वो ट्रस्ट बना रहे। फिर यह है कि 1960s के बाद में जब वियतनाम वॉर हुआ, अमेरिका जो है डिफरेंट जगह पे, अब कह सकते हैं कोरियन वॉर हो गया, फिर वियतनाम वॉर है, यूएस का जो डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। और डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया तो जो अमेरिकन करेंसी है, क्योंकि बाकी लोग जो है वो अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कम करने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर डाल रहे हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन जब यूएस के पास ही डेफिसिट है तो यूएस क्या डालेगा? यूएस जो है वो डेफिनेटली जो गोल्ड रिजर्व है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। और गोल्ड रिजर्व और डॉलर सप्लाई का सीधा सा रिलेशन है कि जो रेट फिक्स की है कि इतना गोल्ड हो तो इतने डॉलर हो, ये एक इंटरनेशनल ट्रस्ट है। लेकिन अगर यूएस गवर्नमेंट जो है वो डॉलर सप्लाई की जा रही है, वो प्रिंट कर रही है, डॉलर सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, लेकिन उसके रेस्पेक्टिव, उसके अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व जो है वो कंपैरेबल नहीं है। तो इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट है, वो टूट जाता है। और तो आप बाकी आप जानते हैं कि मनी एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट अगर टूट जाता है, इफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इज इरोडेड, द वैल्यू, द मनी लूजेस इट्स वैल्यू। तो सिमिलरली जो जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो यूएस डॉलर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो कोलैप्स हो गया। और यूएस जो है, यूएस ने भी 1917 में जो गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया। गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी, इसका सिंपली मीनिंग है जो अभी आपको बताया कि इतने यूनिट्स ऑफ गोल्ड विल इक्वल दिस यूनिट्स ऑफ डॉलर। तो एक तरह से यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी इससे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, इससे बाउंड हो गई। तो यूएस ने खुद ही ये गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद अब सवाल आया कि अब इंटरनेशनल मार्केट में हम डिफरेंट कंट्रीज जो हैं अपनी अपनी करेंसी लेके खड़े हैं। अब हमारी करेंसीज के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, एक्सचेंज रेट क्या रहेगी? इंडियन, जापानीज, चाइनीज, रशियन, नाइजीरियन, कोरियन, अमेरिकन, यूरोपियन, ब्रिटिश, सबकी जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में क्या एक्सचेंज क्या रहेगा, किस करेंसी की वैल्यू दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी है? तो फिर यहाँ पे एक न्यू सिस्टम आया, दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में यह है कि अब कोई अंडरलाइंग मेटल नहीं है, किसी के साथ पेग नहीं है। ये एक फ्लोटिंग सिस्टम है। करेंसी की वैल्यू फॉरेन मार्केट में किसी भी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। तो जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कमोडिटीज जो होती है उनकी वैल्यू भी डिमांड एंड सप्लाई पे होती है, उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम आप इन कमोडिटीज की जगह पे आप इंटरनेशनल मार्केट में करेंसीज लिख दीजिए। तो डोमेस्टिक मार्केट में कमोडिटीज हैं और कमोडिटीज की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस है। तो यही इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई पे उनकी एक्सचेंज रेट है, यही एक्सचेंज रेट उनकी प्राइस है। तो ये है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और कोई भी कंट्री जो है वो प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क है कि
उनकी करेंसी की वैल्यू अगर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगी, तो यानी उनकी करेंसी की डिमांड जो है वो स्काई रॉकेट आसमान भी छू सकती है, और उनकी करेंसी की डिमांड जो है वो पाताल में भी जा सकती है। और इतनी वोलेटिलिटी कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो करेंसी की जो वैल्यू है, स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन करता रहता है। हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री का जो आरबीआई है, वो मेंटेन करता है, ताकि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो भी स्टेबल रहे। फिर अब बात करते हैं कि इंडिया की एक्सचेंज रेट जर्नी क्या है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में जो रेजीम थी वो फिक्स रेट रेजीम थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो फिक्स रेट रेजीम थे। और इंडिया ने उस टाइम पे जो फिक्स रेट रेजीम का आपको बताया था कि फिक्स रेट के अंदर अपनी करेंसी की वैल्यू या तो गोल्ड या फिर किसी अनदर करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी के साथ उसको रिलेट करते हैं, उसको पैक करते हैं। तो इंडिया पैक्ड इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी टू ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और शुरू में वैल्यू थी 1 ब्रिटिश पाउंड इज इक्वल टू 13.33 इंडियन रुपी। फिर यह है कि ये फिक्स रेट क्यों चूज की गई। फर्स्ट, एक तो कॉलोनियल जो लेगेसी थी वो। सेकंड ये है कि उस वक्त इंडिया की हालत इतनी थी नहीं, है ना। जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया के पास था नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जो दूसरी करेंसीज जो हैं वो इंडिया के पास थी नहीं, और इंडियन करेंसी की फॉरेन मार्केट के अंदर वैल्यू भी नहीं थी। सेकंड ये है कि इंडिया को अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 5 ईयर प्लान में, जो शुरू शुरू में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसके लिए, या मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो भी कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, उसके लिए भी पैसा चाहिए था। तो इसके लिए, उस इंपोर्ट के लिए इंडिया को वो फिक्स रेट स्टैब्लिश करनी थी। फिर उसके बाद है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी करेंसी के रेस्पेक्ट में जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम करना, उसकी वैल्यू रिड्यूस करना। तो क्योंकि जब भी आप एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये याद रखें कि एक्सचेंज रेट तभी होगी जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के रेस्पेक्ट में मेजर होगी। अगर मेजरेबल नहीं है तो फिर एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। एक्सचेंज का मतलब है ना, जो ताली दो हाथ से बजती है, तो अगर एक ही हाथ है तो उससे फिर एक्सचेंज होगा नहीं। तो जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो डेफिनेटली, है ना, चाहे गोल्ड के रेस्पेक्ट में कहो, किसी और करेंसी के रेस्पेक्ट में कहो, वो वैल्यू रिड्यूस होगी, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो फर्स्ट डिवैल्यूएशन जो है वो किया गया 1966 के अंदर। और डिवैल्यूएशन जो है वो फोर्स भी हो सकता है, उसमें अदर जियोपॉलिटिकल या डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसके साथ ही 66 के अंदर जो वैल्यू जो थी वो काफ़ी रिड्यूस की गई, 36% रिड्यूस की गई। यानी ये समझ लीजिए कि पहले अगर किसी करेंसी के रेस्पेक्ट में इंडिया की करेंसी की वैल्यू अगर जैसे लेट्स से ये है, मान लो ये कोई भी यूनिट है ना, दिस इसको कह सकता है कि जैसे ये इंटरनेशनल करेंसी, आईसी इंटरनेशनल करेंसी है, तो 1 यूनिट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी उस टाइम पे वैल्यू अगर 100 थी, तो डिवैल्यूएशन के बाद वही 1 यूनिट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी ये बन गई 64। ये इतना चेंज हुआ परसेंटाइल टर्म में। फिर क्यों किया गया? क्योंकि फूड शॉर्टेजेस थी। फूड शॉर्टेजेस है इसका मतलब है कि बाहर से इंपोर्ट करना है, और ये आप जानते हैं वही टाइम है जब जो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था वो काफ़ी ज़्यादा था, स्पेशली जो फूड बिल है, क्योंकि इंडिया बाहर से फूड इंपोर्ट कर रहा था। और और ये यही वो टाइम था जिस टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, स्पेशली जो ऑयल प्राइसेस हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो उस इन दोनों की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया था। और जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा है कि जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो ट्रेड डेफिसिट फाइनेंस कैसे होता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप चुकाते कैसे पैसे, आप पैसे चुकाते हैं फॉरेन करेंसी में थ्रू फॉरेक्स। तो यहाँ पे फॉरेक्स एक मार्केट है जहाँ पे आपको अगर पैसा चुकाना है, लेट्स से मॉडर्न टाइम में कहें कि फॉरेक्स एक मार्केट है, आपका ट्रेड डेफिसिट है लेट्स से 100
यूएस डॉलर। अब आपको 100 US डॉलर चुकाने हैं, तो अब उसको चुकाने के लिए फॉरेक्स मार्केट में आपको यूएस डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो खरीदने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज देखना होगा कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है। लेट्स से 85 है, यानी आपको डोमेस्टिक खाते से 8,500 8,500 रुपये वो खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके 100 यूनिट्स ऑफ यूएस डॉलर मिलेंगे। तो यानी जितनी वैल्यू कम होगी उस उतना ही आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी में या डोमेस्टिक करेंसी को खर्च करना पड़ेगा, और यही है एक्सचेंज रेट। तो ट्रेड डेफिसिट है तो ये और ज़्यादा जो कंपाउंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सेकंड स्टेज देखते हैं फ्रॉम 1971 टू 1991। फिर जब ऑलरेडी जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर टू गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी, जब वो कोलैप्स हो गया, तो फिर इंडिया ने इस टाइम पे पाउंड से करेंसी बास्केट, एक ग्रुप ऑफ करेंसी, एक सेट ऑफ करेंसी, उनके साथ इंडिया की करेंसी है वो पेग की, अलाइन की। तो ये करेंसीज हैं, ये ग्रुप ऑफ करेंसी, बास्केट ऑफ करेंसी है, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, डच, येन, फ्रैंक, इन सब के साथ। फिर अगेन 1991 में आप जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि अगेन उस टाइम पे इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और ऑयल प्राइसेस जो है उस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जो करंट अकाउंट है वो पूरा ही डिस्टेबलाइज हो गया। इतना डिस्टेबलाइज हो गया कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज जो थी वो काफ़ी कम हो गई। और फॉरेन करेंसीज कम हो गई, इसका मतलब है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कुछ भी खरीदना है, कुछ भी ज़रूरत पड़ी, तो हम अब वल्नरेबल स्टेट में हैं। तो ये जो सिचुएशन थी इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये किसी और लेक्चर में देखेंगे कि 1991 में हुई थी। तो उसी वक्त पे फिर जो इंडिया ने जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, उनसे पैसे लिए, उधार लिए, और आईएमएफ ने उन्हीं पैसे के बदले कुछ कंडीशंस दी जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। और उन्हीं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को हम यूपीएससी में एलपीजी की तरह पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कुल मिला के अब जो शर्तें हैं, जो कंट्रोल है इकोनॉमी पे, वो कम करना है और इकोनॉमी ओपन करनी है। फिर इसी टाइम पे जब बीओपी क्राइसिस थी, तब इंडिया ने वापस अपनी करेंसी, जो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसी का पार्ट है ये, इंडिया ने वापस अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो यूएस के अगेंस्ट कम की। और यहाँ पे पहले 9% कम की, फिर सेकंड जो है 11% कम की। टोटल जो मेजर करेंसीज थी, जो बास्केट थी, उनके अगेंस्ट इंडिया ने 20% अपनी करेंसी की वैल्यू कम की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है और अभी तक जो चल रहा है एक्सचेंज रेट सिस्टम का, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोट, जो इंटरनेशनली अभी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। यानी अब जो रुपये की वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट होगी। फिर नेक्स्ट ये आता है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी रुपी या वर्ल्ड की किसी भी करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई से किस तरह से एडजस्ट होती है। तो यहाँ पे 4 तरह के फोर्सेस हैं जो डिमांड एंड सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में। वो आपको वैसे ही अगर समझना है तो आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी में जिस तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं बिकते हैं, तो या डोमेस्टिक इकोनॉमी में जिस तरह से सामान इधर उधर होता है, उस वैसा ही सिस्टम है, बस आपको थोड़ा दिमाग को ब्रॉडन करके उन कमोडिटीज की जगह करेंसीज रखनी है। तो अब यह है कि सेम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हमारी करेंसी भी एक कमोडिटी है, तो उसी तरह से दूसरी कमोडिटीज भी हैं। तो हमारी कमोडिटी, उसकी वैल्यू दूसरी कमोडिटी के रेस्पेक्ट में किस तरह से फ्लक्चुएट करती है, वो डिपेंड करता है फर्स्ट ट्रेड पे। क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू, क्योंकि यही है ना कि अगर हम ये देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट है जिसको हम फॉरेक्स कह रहे हैं, उस फॉरेक्स में डिफरेंट कमोडिटीज हैं जिनको हम करेंसीज कह रहे हैं। इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर है, जापानीज येन है, चाइनीज रिनमिनबी है, आरएमबी है, और कह सकते हैं फ्रेंच करेंसीज है, रशियन करेंसी है, सब तरह की करेंसी है।
और सारी करेंसी जो है अपने अपने एक्सचेंज को लेकर, अपने अपने वैल्यू को लेकर वो लड़ रही है। तो उनको कहा है कि आप लोगों में से जिसकी भी डिमांड एंड सप्लाई होगी वैसी उसकी वैल्यू होगी। तो फिर यह है कि, है ना, अंडरलाइंग वैल्यू भी तो कुछ होती है ना। आपके सामने अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट में किसको आप सर्च देखेंगे, कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा, कुछ ना कुछ अंडरलाइंग वैल्यू होगी। तो वैसे ही रुपए की जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो फर्स्ट तो ट्रेड पे डिपेंड करती है, स्पेशली ट्रेड डेफिसिट पे। कि अगर आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट की वजह से क्या है कि आप जो फॉरेन करेंसीज हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जो फॉरेन करेंसीज हैं उनकी सप्लाई आपके ऊपर आएगी। तो इनमें सीधा सा ये सिस्टम है कि अगर आपका जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, सरप्लस में है इसका मतलब है कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, उनका माल बाहर बिक रहा है, इंटरनेशनल मार्केट माल बाहर बिक रहा है। तो जो इंटरनेशनल कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, वो इंटरनेशनल करेंसी के अंदर पे करेंगे और वो इंटरनेशनल करेंसी इंडिया के रिजर्व में आएगी। इंडिया के रिजर्व में आएगी तो इंडिया का रिजर्व बढ़ेगा। इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसीज हैं उनका रिजर्व अच्छा खासा होगा, और अगर वो रिजर्व अच्छा खासा होगा तो वो होगी रुपए की वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू। तो यहाँ पे सिमिलर, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट अगर कम होगा, सरप्लस होगा, तो यहाँ पे जो डॉलर है या कोई भी इंटरनेशनल करेंसी, डोमिनेंट करेंसी जो है वो सरप्लस, वो हमारे पास ज्यादा रहेगी। और यही अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट कम रहेगा, तो फिर डॉलर की सप्लाई कम रहेगी। यही है डिमांड एंड सप्लाई का, ये यहाँ पे। तो जो डॉलर को आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सीधा सा यही है, डिमांड एंड सप्लाई। रुपये की जगह अगर आप डॉलर को देखें डिमांड एंड सप्लाई के रेस्पेक्ट में, तो वो भी यही है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी। बस यही इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी स्टैब्लिश करता है। और बाकी हम ये चीज़ जानते हैं, पिछले लेक्चर में देखा ही कि इंडिया ना न सिर्फ पिछले 10 साल में बल्कि इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद एक जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमेशा रहता है। और उसका मेन कारण जो बार बार देख ही चुके हैं, फर्स्ट जो फ्यूल है, कि हमारे पास क्रूड ऑयल के रिजर्व नहीं है तो हम डिपेंडेंट है। और इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम फ्यूल खरीदते हैं तो हमें जो हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी है उसमें ही पे करना पड़ता है। और पे करना पड़ता है इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, हमारी करेंसी की कम है। फर्स्ट ये। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है, टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, हाई एंड मशीनरी है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो हम वो बाहर से लेते हैं। तो उससे भी सेम यही है कि हमारे पास जो पैसा है वो बाहर जाता है, तो उससे जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी जो है वो जा रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। सिमिलरली जो कैपिटल गुड्स यूज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके लिए भी ट्रेड पिक्चर अगर हम देखें तो ये है 15 के अंदर, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ट्रेड डेफिसिट 32 का है। सिमिलरली 19-20 की बात करें तो 528 बिलियन डॉलर इतना हमने बेचा, तो साथ में करीब $600 का हमने खरीदा भी, फिर से ट्रेड डेफिसिट। यही आते आते लेटेस्ट डेटा तक आते हैं तो 825, भले ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, 825 हमने बेचा, लेकिन 920 है हमने खरीदा, तो अभी भी करीब 95 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो ये ट्रेड डेफिसिट है, अगर यूपीएससी पूछे भी तो ये ज़्यादातर जो है ये ऑयल प्राइसेस को और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उनको लेकर है। फिर अब देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस का और रुपी डेप्रिसिएशन, इनका क्या मतलब है। नाउ एक जो लिंक है सिंपल सा वो ये है, डीवैल्यूएशन जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है और डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। डेप्रिसिएशन जो है ये डिमांड एंड सप्लाई में किसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होना,
कम होना, डेप्रिसिएशन का मतलब कम होना, और एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना। तो रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले अगर ऑटोमेटिकली गिरती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है। और डिवैल्यूएशन वो सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता था, जिसमें गवर्नमेंट खुद वैल्यू कम करती थी। तो यहाँ पे सिंपल सा है, जो लिंक जो है ओवरऑल अभी आपको ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब इंटरनेशनल करेंसीज। और यहाँ पे इंटरनेशनल करेंसीज जो है वो हमारा बफर है, एक तरह से हमारा स्टॉक है, हमारा खाता है, जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट से हम जो कुछ भी सामान अगर चाहिए तो वहां से हम इंटरनेशनल करेंसी के थ्रू लेते हैं। अब अगर हम बार बार किसी एक चीज के लिए वो इंटरनेशनल करेंसी अगर हम यूज करते रहें तो क्या होगा, उस करेंसी की डिमांड ज्यादा रहेगी। और अगर जिस रेट पे खरीद रहे हैं वो रेट फिक्स नहीं है, वो रेट अगर बार बार ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर यह है कि उस इंटरनेशनल करेंसी की डिमांड हमेशा रहेगी। तो यही यहाँ पे सीन हो रहा है। हम क्रूड ऑयल के लिए, ऑयल और जो फॉसिल फ्यूल है उसके लिए डिपेंडेंट है, हमारे पास रिजर्व नहीं है। तो हमें उस रिजर्व को खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए हमें इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस है वो भी तो फिक्स नहीं है। तो इसके लिए हमें नहीं पता है कि हमें कितना डॉलर चाहिए, है ना। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर वो गिर जाए तो हमें कम डॉलर देना पड़ेगा, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए तो हमें ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा। तो इस तरह से डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है। और अगर डॉलर की डिमांड हमेशा रहेगी तो रुपये की वैल्यू जो है वो कम रहेगी। रुपये की वैल्यू कम रहेगी तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो रहेगा। अगर ट्रेड डेफिसिट रहेगा तो उस ट्रेड डेफिसिट को भरने के लिए वापस हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक विशियस लूप है। और बेसिक लिंक देख सकते हैं, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जितना आप बाहर से ले रहे हैं या जितना बाहर वालों को चुकाना है वो बिल बढ़ेगा। वो बिल बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा डॉलर चाहिए। अगर डॉलर की डिमांड अगर बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू कम होगी। सीधा सा लिंक है। और यहाँ पे जो रियल एग्जांपल्स हैं, 2018 के अंदर जब ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, जब 18 यूएस डॉलर पर बैरल हो गई, तो फिर अगेन इंडिया को ज़्यादा पैसे चाहिए अब चुकाने के लिए। तो उसी के साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ती है तो फिर जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो भी बढ़ गया 2.5%। तो अगेन उसको चुकाने के लिए और डॉलर चाहिए। तो इसके साथ ही जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गई। फिर यही कोविड पीरियड की देखें कि जब डिमांड ही नहीं थी तो ऑयल प्राइसेस, उनकी ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। ऑयल की ज़रूरत नहीं तो ऑयल की जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम हो गई। ऑयल प्राइसेस कम हुई तो इंपोर्ट बिल भी काफ़ी कम हो गया। हमें पूरे वर्ल्ड से कुछ खरीद ही नहीं रहा इतना। वो इंपोर्ट बिल कम हो गया तो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो गया और रुपये की वैल्यू काफ़ी स्टेबल रही। फिर उसके बाद जब जैसे ही डिमांड रिवाइव हुई तो ऑयल प्राइसेस वापस 90 डॉलर पर बैरल चढ़ गई। तो उसके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो और, है ना, बढ़ गया, 3% तक हो गया। 3% तक हुआ तो सेम वही कंडीशन। एक तो क्रूड ऑयल लेने के लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, सेकंड इंपोर्ट बिल ज़्यादा है तो उसकी वजह से डॉलर हमारे पास कम हो गए। डॉलर कम हो गए तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी और प्राइस बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो और डॉलर चाहिए। तो ये इस तरह से एक ऐसा लूप है जिससे बाहर नहीं आ पाते। और इसी वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। और फिर ये है जो हमारी बैकबोन है, हमारे लिए एक एडवांटेज है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। जैसे अभी लेटेस्ट डेटा हमने देखा कि सर्विस सेक्टर जो है इसके एक्सपोर्ट 387 बिलियन डॉलर और रेमिटेंसेज है 135 बिलियन डॉलर। इन दोनों ने जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको काफ़ी कम किया और उसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो भी स्टेबलाइज होती है। और
फिर अब सेकंड जो इसके अंदर फैक्टर है वो है कैपिटल फ्लोज। तो कैपिटल फ्लोज आप समझ सकते हैं, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखे थे। कैपिटल फ्लो मतलब बाहर से पैसा आना। एफडीआई का मतलब है कि बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर या तो किसी बिजनेस का एसेट खरीद रही है, उसके स्टेक्स खरीद रही है, या फिर वो इंडिया के अंदर ही खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है। इन दोनों में ही बाहर से डॉलर अंदर आता है, तो उससे इंडिया के पास रिजर्व्स हैं। और एफपीआई जो है वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉक हो गया, इक्विटीज हो गया, इनके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। ये काफ़ी वोलेटाइल रहता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट का आप जानते ही हैं कि वो कितना वोलेटाइल है। जैसे ही प्रॉफिट हो रहा है तो सब इन्वेस्ट करते हैं, फिर वैल्यू गिरती है तो सब लोग फिर उस चीज़ को सेल ऑफ कर देते हैं। तो जो एफडीआई है वो काफ़ी स्टेबल रहा है ओवर द टाइम, है ना, अराउंड 70 to 85 बिलियन डॉलर तक। और इस स्टेबिलिटी की वजह से जो डेफिसिट है वो भी कम रहा है, और साथ में जो डॉलर सप्लाई है वो भी स्टेबल रही। फिर सेकंड जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि वॉलेटाइल है, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर है। और यहाँ पे जो ये कह सकते हैं जो एफपीआई मूवमेंट है वो पूरा वॉलेटाइल, वो डिपेंड करता है कि एक्सचेंज रेट कैसी है, जो पॉलिसी रेट है वो कैसी है। फिर अब नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं कि रुपी और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन है वैसा ही इंटरनेशनल मार्केट में भी है। स्पेकुलेशन मतलब कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, किस स्टॉक में हाई रिटर्न है। वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिचुएशन सेम है। यही सेम चीज जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होती है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके में तो उसमें तो होता ही होता है। जो हम देख चुके हैं एफपीआई के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो फाइनेंशियल टूल्स हैं उनके अंदर पैसा डालते हैं, इक्विटी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सब। ये है कि सेम चीज जो है वो एक्सचेंज के, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में ये कैसे स्टैब्लिश होती है। तो यहाँ पे हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंकर है, जैसे हमारी कंट्री का जो आरबीआई है, अब यहाँ पे आरबीआई जो है वो अपनी पॉलिसी रेट वो ऊपर नीचे करता रहता है। सिमिलरली फेड रेट का भी आपने सुना होगा। तो जिस तरह से आरबीआई की जो पॉलिसी रेट है, उसी तरह से यूएस जो फेडरल बैंक है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उसकी भी एक पॉलिसी रेट है जिसको फेड रेट बोलते हैं, फेडरल रेट। तो ये जो रेट है, ये हमने इससे पहले देखा है कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट के थ्रू जो मनी सप्लाई है डोमेस्टिक इकोनॉमी में उसको उसको रेगुलेट करता रहता है। अगर आरबीआई देखता है कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए वो रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक जो है वो आरबीआई को, आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिप्लॉय की गई है उनको खरीदेंगे। फिर सिमिलरली जब बैंक देखेगा, आरबीआई देखेगा कि मनी सप्लाई बहुत ही कम है, तो यहाँ पे फिर वो रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट कम कर देगा तो फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो इतनी लिक्विडेटिव नहीं है, तो बैंक के पास जो पैसा है वो फिर वो मार्केट के अंदर आएगा। तो ये दोनों सिस्टम है यहाँ पे, बीच के अंदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सिमिलरली फेड रेट का भी यही सेम है। फेड रेट, जो फेडरल बैंक है वो भी रेट डिसाइड करता है, और यहाँ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बीच में, और सेम रिलेशन है कि वो वहाँ पे पैसा जो है वो अपने फेडरल बैंक है उसकी सिक्योरिटीज खरीदेंगे, या फिर पैसा मार्केट के अंदर डालेंगे। यही चीज जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर चलती है। कैसे? जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास वो कैपिटल है, उनके पास मैसिव अमाउंट ऑफ मनी है और वो उसमें रिटर्न चाहते हैं।
तो वो चाहेंगे कि वो पैसा वहीं डाला जाए जहां पे सेफ रिटर्न्स मिल सके या हाई रिटर्न्स मिल सके। तो जहाँ यहाँ पे हर कंट्री का जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंकर है, वो पॉलिसी रेट ऊपर नीचे करता रहता है और उन पॉलिसी रेट पे डिपेंड करता है कि ना जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके अंदर पैसा डालेंगे या पैसा निकालेंगे। तो जैसे अगर इंटरेस्ट रेट गैप जो है वो अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गैप जो है, मैं यहाँ पे दो, जो इंडिया और डॉलर के बारे में बात करूँ, मतलब रुपी और डॉलर के बारे में बात करूँ, तो डॉलर को रेगुलेट करता है यूएस फेडरल बैंक थ्रू फेडरल रेट। सिमिलरली रुपी को रेगुलेट करता है ना, आरबीआई थ्रू रेपो रेट। ये दोनों रेट के बीच में है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो है वो इन दोनों के बीच के गैप की बात कर रहा है। तो अब यह है कि अगर जो यूएस फेडरल रेट है वो अगर कम है, लेकिन अगर रेपो रेट ज्यादा है, तो फिर है ना, ये यहाँ पे जो जो गैप है इसके बीच में, ये जो इन्वेस्टर है उसके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे फिर जो कैपिटल है वो यहाँ पे आएगा। कैपिटल आएगा तो उसकी वजह से डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो उसकी वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो सपोर्ट होगी, अप्रिशिएट होगी। और यही अगर गैप इनके बीच में कम है, अब इनके बीच में गैप है, तो फिर जो रेपो रेट है, जो इंडियन बैंक रेट है, वो उतनी लुक्रेटिव नहीं है, वो उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। या फिर अगर यूएस फेडरल ने अपनी रेट बढ़ा दी, तो आपने देखा होगा ना, यूएस फेडरल जो है वो जब भी रेट बढ़ाता है तब पूरी दुनिया से जो जितना डॉलर जो है, डॉलर और अदर अदर करेंसीज जो है, वो मैसिवली वो यूएस की तरफ, वो डॉलर जो है वापस यूएस के अंदर आता है। उसको कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं। और इसकी वजह से आप जानते हैं कि कितने इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को लॉस झेलना पड़ता है। ये हम सिल्वर की जो वैल्यू है उसमें देख सकते हैं। जब यूएस ने जस्ट थोड़े दिन पहले जो फेडरल चेयर के लिए एक एक नो एक हॉकिश बैंकर का अपॉइंटमेंट अनाउंस किया, तो उस अनाउंसमेंट के साथ ही सिल्वर सिल्वर की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए कम हो गई। मतलब आप फर्क देख सकते हैं। और यही सेम है, यूएस फेडरल अगर अपनी रेट बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि यूएस फेडरल ये कह रहा है, जो फेडरल रेट है वो ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो, क्योंकि हम ज्यादा रेट दे रहे हैं। तो अगर कोई बैंक कह रहा है कि अगर हाँ, अगर आप हमारी सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो हम आपको इतनी इतनी रेट देंगे, सबसे ज्यादा रेट देंगे, तो सब हर कोई उसी को खरीदेगा। बस यही सेम लॉजिक है। तो इसकी वजह से सारा कैपिटल जो है, सारा जो डॉलर जो है वो वापस यूएस की तरफ जाएगा। डॉलर निकलेगा तो उसकी वजह से रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। ये है बेस लिंक। और 16 से 19 काफ़ी स्टेबल रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन मॉडरेट थी। तो जो आरबीआई जो पॉलिसी रेट है, आरबीआई को उसके अंदर कुछ यू नो मतलब कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई कब कम करता है इन्फ्लेशन? मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा जो है वो कम कमोडिटीज़ को चेस कर रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर स्टेबल है तो आरबीआई को पॉलिसी रेट कम करने की जरूरत नहीं। यानी आरबीआई की पॉलिसी रेट जो है वो यूएस फेडरल रेट से ज्यादा है। यूएस फेडरल रेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बाहर से डॉलर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो रुपी जो है उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी या अप्रिशिएट रहेगी। फिर यह है कि 2021 के अंदर आरबीआई ने ग्रोथ के लिए, है ना, मैसिव लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर जो पैसा डालने की कोशिश की, वो पैसा डालने के लिए जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, वो कम की। है ना, सिंपल इंस्ट्रूमेंट आप बार बार समझ रहे हैं। रेपो रेट मतलब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू मार्केट से पैसा बाहर सब खींच लेता है। और अगर रेपो रेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि बैंक जो है उनको आरबीआई की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं। ये आरबीआई इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे ही आरबीआई को लगता है कि नहीं, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, डालना चाहिए, तो आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा। तो कोई भी जो 4% पे कोई भी बैंक जो है वो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदेंगे, जब उनको पता है कि वो सेम लोन जो है वो काफी अच्छी इंटरेस्ट पे, काफी अच्छे जो गैप पे, इंटरेस्ट डिफरेंशियल पे मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। यही लॉजिक है। फिर यहाँ पे
सेम जब आरबीआई ने रेट कम की, लेकिन बाकी जो उस टाइम कोविड-19 थी, तो दूसरी जो इकोनॉमीज हैं उनकी जो रेट है, पॉलिसी रेट, वो भी कम रही। उसकी वजह से जो कैपिटल फ्लोज जो हैं वो धीरे धीरे, है ना, वॉलेटाइल होते गए। फिर 22 के अंदर देखें, जब मार्केट इकोनॉमी रिज्यूम हुई, तो उसके साथ ही जो अदर इकोनॉमी है, या यूएस हो गया, एडवांस इकोनॉमी हो गई, इन सब में आपको सिर्फ डॉलर सप्लाई की देखिए, फेडरल रेट की तरफ ही ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एक एक ये कह सकता है सिंगल एंकर देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पे फेडरल रेट की तरफ देखते हैं, तो फेडरल रेट ने अपनी जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ा दी। पॉलिसी रेट बढ़ा दी तो सारा का सारा पैसा जो है, जो कैपिटल जो है, वो इंडिया से निकल के वापस, है ना, यूएस की तरफ गया या एडवांस इकोनॉमी की तरफ गया। तो उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू कम हो गई, सॉरी, डॉलर की सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होती, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और उसकी वजह से रुपये की वैल्यू काफ़ी डेप्रिशिएट हुई 82 पे। फिर 23-25 की बात करें, तो यहाँ पे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। रेपो रेट बढ़ाने से क्या है कि अब जो फेडरल रेट और इंडिया की जो रेपो रेट है उसके बीच में डिफरेंशियल गैप जो है वो ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से यहाँ पे जो कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा लुक्रेटिव हो गई। तो वो उन्होंने कैपिटल आउटफ्लो जो है वो कम कर दिए, तो रुपये की वैल्यू स्टेबलाइज हो गई। तो ये सिंपल कॉज एंड इफेक्ट आप देख सकते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जब मैनेज फ्लोट के अंदर, जब शुरू में ही बताया था कि मैनेज फ्लोट में प्योर फ्लोट कहीं भी नहीं है। प्योरली किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई पे फ्रीली पेग्ड नहीं है। हर कंट्री अपनी डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये काम जो है सेंट्रल बैंक करता है। और यहाँ पे ये जो आइडिया जो है वो डॉलर को लेकर है, क्योंकि सिंपली बात तो यही है कि अगर इंडिया के फॉरेक्स खाते के अंदर डॉलर रहेगा, इसका मतलब रुपी स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आइडिया यही है कि डॉलर की जो जो वैल्यू है, जो कह सकते हैं जो अमाउंट है, रीजनेबल अमाउंट, वो मेंटेन रखना। और वो रीजनेबल अमाउंट मेंटेन रखने के लिए डॉलर की ही खरीद और उसकी बेचान चलती रहती है। तो जब भी यहाँ पे मैसिव इनफ्लो हो, अगर बाहर से बहुत सारा डॉलर इंडिया में आ रहा हो, तो आरबीआई उसमें से डॉलर परचेज कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या है कि करेंसी की वैल्यू एकदम से बहुत तेजी से ना बढ़े। और फिर अगर यही इंटरेस्ट डिफरेंशियल की वजह से, ट्रेड डेफिसिट की वजह से, ऑयल प्राइस शॉक की वजह से, वॉर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, अगर अगर कैपिटल आउटफ्लो होता है, डॉलर यहाँ से बाहर जाता है, तब फिर आरबीआई जो है वो डॉलर बेच देता है यहाँ पे अगेन, ताकि जो करेंसी की वैल्यू हो वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चली जाए। तो यहाँ पे हम एक बार एग्जांपल देखते हैं आरबीआई इंटरवेंशन की, कि आरबीआई किस किस तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर रेगुलेट करता है। तो 1 फरवरी 2025 के अंदर, तो यहाँ पे उस 25 के अंदर, फरवरी 25 के अंदर, आरबीआई ने करीब 11 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेच दिए। ठीक है। और यहाँ पे और उसके बीच में अंडरलाइंग जो फैक्टर क्या था कि जो रुपए की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होने पे थी, तो फॉरेक्स के अंदर डॉलर की ज़रूरत थी, तो आरबीआई ने एक तरह से इन्फ्यूज़ किए। फिर अगस्त 25 की बात करें, तो अगेन आरबीआई ने करीब 5 बिलियन यूएस डॉलर अगेन फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेचे। और यहाँ पे वो और रीज़न लगभग लगभग सेम ही है कि रुपये की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होने वाली थी। रुपी केम अंडर प्रेशर, और प्रेशर इसका मतलब कि यूजुअली जो रीज़न क्या होते हैं कि डॉलर की जो डिमांड है, रुपये की वैल्यू कम कभी तभी होगी जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी। तो डॉलर की अगर डिमांड ज़्यादा है तो वही डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सेम रीज़न यहाँ भी है कि जब रुपये पे अगर प्रेशर पड़ गया, रुपये की वैल्यू अगर कम हो रही है, रीज़न ये है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर बढ़ाओ।
तो जब जैसे ही डॉलर बढ़ाएंगे तो किसी चीज की अगर डिमांड एंड सप्लाई, आप समझ सकते हैं ना ये, कि किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो यानी उसकी सप्लाई कम है। तो अगर सप्लाई बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो रुपये पे वैल्यू जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने जो यूएस डॉलर है उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ा दी। सेम यहाँ पे जब रुपये के ऊपर एक और प्रेशर आया तो आरबीआई ने और यहाँ पे उसी डिमांड के अगेंस्ट डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। तो ये है आरबीआई इंटरवेंशन। सेम नवंबर 2025 की बात करें तो यहाँ भी सेम अगेन, कि जैसे ही रुपये पे प्रेशर आया तो उस प्रेशर की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी। और डिमांड, अगर आप जानते हैं किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और डिमांड अगर लंबे टाइम तक रहे, थोड़ा टाइम भी रहे, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है। तो यानी रुपये की, डॉलर की वैल्यू अगर अप्रिशिएट होगी तो उसके साथ ही रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, कम होगी, तो रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। रुपये पे प्रेशर होगा तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सिंपल सा ये है कि आप उस डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो। डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो मतलब यहाँ पे वही आरबीआई द्वारा इंटरवेंशन है। और ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन आपको बता दिए यहाँ पे। फिर अब बात करते हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन, रुपी की वैल्यू कम हुई, ऐसे कौन कौन से इंस्टेंस है। 2018 की बात करते हैं, ऑयल शॉक। तो ऑयल शॉक में जो रुपी की वैल्यू है वो 63 से लेकर 74 तक आ गई। और इसमें रीजन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, जो यूएस की जो फेड रेट है वो हाई हो गई। तो यूएस की फेड रेट हाई है, इसका मतलब है जो यूएस सिक्योरिटीज है वो लिक्विडेटिव है, वो प्रॉफिटेबल है। वो प्रॉफिटेबल है तो जो पैसा है जो फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में लगाया है वो अब वापस यहाँ पे है, उन सिक्योरिटीज को खरीदने भी लगाएंगे। तो उन सिक्योरिटी को खरीदने के लिए उनको ये पैसा यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये पैसा यहाँ से निकालेंगे तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू जो है वो नीचे जाएगी। ये है रीजन। और ये जो पोर्टफोलियो है वो भी यहाँ से निकल गए। साथ में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो और बढ़ गई। तो ये जब भी मेजर इंस्टेंस ऐसा हुआ है, जब 10 से लेकर 20% इतना गैप है, इतना डेप्रिसिएशन है, तो उसके अंदर 2-3 कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। और 2-3 कंपाउंडिंग फैक्टर यही होते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस, हायर ट्रेड डेफिसिट, और साथ में कैपिटल आउटफ्लो। फिर ये अगेन 2022-23 की बात करते हैं, यहाँ पे 74 से लेकर 82, अगेन डेप्रिसिएशन जो है 10 to 12%। तो जो मेजर कॉजेज जो हैं इसके अंदर, रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई, ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई। और ये दोनों बढ़ेगी तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, साथ में यूएस ने अग्रेसिवली जो रेट है वो बढ़ा दी, तो उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रेट हाई है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सब यहाँ से निकाल के इंडिया से आउटफ्लो होगा डोमेस्टिक डोमेस्टिक सिक्योरिटीज के लिए। तो ये आउटफ्लो होगा तो यहाँ पे इंडिया में डॉलर की सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो वही जो बार बार हम देख रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू कम हो गई। ये बार बार हो रहा है। और रिसेंटली अभी जो थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे रुपये की वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड लो हो गई, 92, 83 to 92। और यहाँ पे मेजर जो फैक्टर्स जो हैं वो ये है, यूएस बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है, अगेन जो मैं बार बार आपको सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ वो। तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड यील्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, फेडरल रेट हो गया, ये ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक जो है वही डिसाइड करता है कि उसको मार्केट के अंदर पैसा डालना है कि निकालना है। सेम ये जो जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में भी आरबीआई ये हैंडल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। और भी इंस्ट्रूमेंट है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड है।
एक विजिबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम समझ सकते हैं। बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट का नाम लें तो भी पर्पस सबका सेम है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फंडामेंटल जो है उससे वो आगे पीछे नहीं जाएगा। तो सेम यूएस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ाता है, दोनों का मतलब सेम यही है कि यूएस डॉलर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर यूएस कह रहा है, एक सिंपल सी यूएस फेडरल बैंक कह रहा है कि हम अब 8% पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं, जिसके पास भी डॉलर है वो डॉलर देके गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, आपको मेच्योरिटी पे 8% मिलेंगे। तो हर कोई खरीदेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉमिस जो होता है वो स्टेबल होता है ना। मार्केट रिटर्न्स जो होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत कम होता है। और मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो बिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर। तो जो अरबों की बात करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो अगर कह सकते हैं मिलियंस भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 8% पे उसको रिटर्न कितना मिलेगा। तो यहाँ पे वो सब का सब पैसा यहीं पे आएगा। बॉन्ड यील्ड भी यही है। बॉन्ड यील्ड के अंदर बस ये है कि रेट की जगह एक कूपन अमाउंट होता है। ये है कि अब लेट्स से ये एक बॉन्ड है, 100 रुपए का बॉन्ड, और ये 100 रुपए का बॉन्ड एक कूपन रेट पे, एक डिस्काउंट रेट पे, लेट्स से 92 पे बेचा जा रहा है। यानी इसको 92 पे खरीदेंगे, मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपए मिलेंगे। ये जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। सेम यही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है। तो जो मैंने कहा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सबका सेम है कि पैसा जो है, मनी सप्लाई है, वो कम करनी है या वो बढ़ानी है। तो अभी जो 92 है वो यहाँ पे इतने सारे चीजों के साथ हुआ कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ाई तो उसकी वजह से जो पोर्टफोलियो है जो है वो यहाँ से निकल के वापस अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वहां पे गए। और साथ में इसके साथ ही जो कह सकते हैं रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। समझ में नहीं आता है कि असल में इंस्टेंस क्या है। तो उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो अल्टीमेटली कोई भी दूसरी करेंसीज में नहीं करता। ये तो आप समझ सकते हैं कि जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो हर कोई जो है, जो सेफ हेवेंस हैं, उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करता है। गोल्ड, क्या गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सब। तो अल्टीमेटली जो अगर गोल्ड प्रॉपर्टी की बात बात करें तो वो डॉलर ही है। तो अनसर्टेन टाइम में सब लोग जो है डॉलर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी वजह से उसकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर उसकी सप्लाई कम होती जा रही है। सप्लाई कम हो रही है तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उनकी वैल्यू कम हो रही है। ये रीज़न है। फिर ये आपको बता दिए, डीवैल्यूएशन जो है ये ऑफिशियल होता है, डेलिब्रेट होता है, और 3 टाइम ये हुआ है। और फॉरेन एक्सचेंज, ये दूसरे में आपको बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर असल में होता क्या क्या है। फर्स्ट, फॉरेन करेंसीज होती है, स्पेशली जो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं वो हैं। फिर गोल्ड होता है। फिर एसडीआर, एसडीआर एक बास्केट है जो टॉप 5 करेंसीज हैं उनकी। और फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनके अंदर रिजर्व पोजीशन होती। तो ये 4 चीज मिलकर फॉरेक्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे लिक्विड है वो यूएस डॉलर है, इसी की वजह से हम उसी की बात कर रहे हैं। बाकी अल्टीमेटली ये ना समझिए कि ये जो चीजें हैं ये डॉलर से रिलेटेड नहीं है ना। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो मनी को लेकर ही है ना। ये जो चीजें हैं, एसडीआर कहें, गोल्ड कहें, रिजर्व पोजीशन कहें, वो कोई दिव्य भस्म नहीं है। उनकी वैल्यू भी मनी से ही रिलेटेड है। अगर उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वो फिर हमारी फॉरेन एक्सचेंज का, और इवन कह सकते हैं वो वर्ल्ड में किसी भी पोलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट होंगे ही नहीं। फिर तो वो पेड़ पौधे हैं, है ना। बस नाम अलग है। जैसे आपको बताएं कि रेट, पॉलिसी रेट की बात करें या फिर बॉन्ड की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, जो फंडामेंटल अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है सबका सेम है, मनी की सप्लाई को लेकर। और यहाँ पे मनी की सप्लाई मतलब यहाँ पे जो मेजर करेंसी है डॉलर, और उसके अगेंस्ट हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं रुपी।
इन दोनों का खेल है। और फॉरेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का फॉरेक्स जो है वो स्टडीली इम्प्रूव हो रहा है, और आज हमारे पास अराउंड 700 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेक्स है, जो कि 11 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर कर सकता है। दिस इज इट। थैंक यू।